सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामेंद्र। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे पॉलिटी की आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है पॉलिटी के लिए, कौन कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्या क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, हमें अपने एग्जाम के लिए पॉलिटी पढ़नी है या हमें अपने एग्जाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एक ये सवाल आपका रहता है। दूसरा सवाल ये रहता है कि सर अगर हमें पॉलिटी पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो पॉलिटी क्यों, दोनों पे क्या डिफरेंसेस हैं। अगला सवाल जाके आपका यहाँ पे रुक जाता है कि सर अगर हमें पॉलिटी की तैयारी करनी है तो बेस्ट बुक्स बता दीजिए, कौन कौन सी हम बुक्स पढ़ लें कि हमारा काम चल जाए, हम एग्जाम को पास कर जाए। अगला सवाल रहता है कि सर पॉलिटी की रिलेवेंसी क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं किस एग्जाम पे। और इसके बाद सर आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं, आर्टिकल्स को किस तरीके से याद रखा जाए। इतने सारे आर्टिकल्स हैं, आज अगर बात करें 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, क्या सारे आर्टिकल्स हमें याद रखने हैं। ये तमाम सारे जो सवाल हैं, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस के सवाल आज हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉलिटी हम लोग यहाँ पे किस तरीके से करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जो हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटी, वेटेज ऑफ इन द डिफरेंट एग्जामिनेशंस, कैसे पढ़े, बुक्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यहाँ पे क्या रोल है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। पर पॉलिटी को समझने से पहले हमें यहाँ पे एक और बिंदु पर विचार करना होगा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिरकार संविधान क्या है, और फिर मैं बताऊंगा आपको कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे फर्क क्या होता है, दोनों पे क्या डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस क्या है, इसको हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। अगर हम यहां पे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो जिस तरीके से घर को चलाने के लिए कुछ नियम से बनाए जाते हैं, परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, इसी तरह से बच्चों देश को भी चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो अगर कभी बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज है जो आपका सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो आपका सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो आपके यहां पे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसपे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे नियम कानून हैं, और जिनके आधार पर किसी भी देश को चलाया जाता है, जिसके आधार पर किसी भी देश को चलाया जाता है, गवर्न किया जाता है किसी भी कंट्री को, जिसके आधार पर शासित किया जाता है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो नियम और कानूनों का संकलन है, जिसके आधार पर किसी भी देश को चलाया जाता है। एक चीज और यहां पे समझनी होगी कि सर ये बात तो समझ आ गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके नियम और कानूनों का संकलन है। सो यहां पे अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस का कलेक्शन है, एक सेट है, जिसके आधार पर किसी भी देश को चलाया जाता है। दूसरा सवाल यहां पर यह है कि सर ये बात तो हमें समझ आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आप एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे हम इस बात को। अगर हम यहां पर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 क्या कहता है,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति यहां पे छुआछूत को प्रमोट करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जैसे आप अपने गांव पे रहते हैं और पता चले कि आप किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव करते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति आपका SC है, ST है या किसी अन्य जाति का है, और आप उससे भेदभाव करते हैं, आप उसे सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाने देते, मंदिर पे नहीं आप जाने देते, तानाशाही करते हो, आप उसे अपने गांव की कुएं का प्रयोग नहीं करने देते, अपने गांव के तालाबों का प्रयोग नहीं करने देते, ये क्या है? ये आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। और आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी क्या है? एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये बात तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नियम और कानून बनाता है। पर अब सवाल उठता है कि सर ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 का वायलेशन करता है, अगर कोई व्यक्ति यहां पे छुआछूत को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या करना चाहिए? अब कॉन्स्टिट्यूशन पे तो सिर्फ इतनी बात लिखी है कि अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल ऑफेंस, कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो वो एक दंडनीय अपराध कर रहा है। पर अगर कोई व्यक्ति दंडनीय अपराध कर रहा है तो इस दंडनीय अपराध की सजा क्या होनी चाहिए? क्या उस व्यक्ति को 2 थप्पड़ मार के छोड़ दो? क्या उस व्यक्ति के ऊपर 1000 का फाइन लगा दो? क्या उस व्यक्ति के ऊपर 10,000 का फाइन लगा दो? ये सवाल है, और ये सबसे मेजर सवाल है कि क्या करना चाहिए हमें। यहीं से रोल स्टार्ट होता है पॉलिटी का। अगर यहां पे पॉलिटी की बात करें, अगर ये बात की जाए कि पॉलिटी क्या है, अगर ये बात की जाए कि पॉलिटी क्या है, राज व्यवस्था क्या है, क्योंकि हम लोग यहां पे इंडिया की पॉलिटी की बात करें तो हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं। यहां पे राज व्यवस्था क्या है, अगर ये सवाल है तो प्यारे बच्चों, जो पॉलिटी है, पॉलिटी अप्लाइड फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है, अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे कितनी सजा दो। आप सभी को पता होगा कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट यहां पे कानून बनाती है और कानून के माध्यम से वो इस बात को रोकने का प्रयास करती है कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत को प्रमोट कर रहा है तो क्या करें, क्या ना करें। इस बात को यहां पे रोकती है। तो 2 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि पॉलिटी क्या है और पॉलिटी व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें पॉलिटी क्या है, तो पॉलिटी आपका एक अप्लाइड फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान का अनुप्रयोगिक रूप है। संविधान का अनुप्रयोगिक रूप है जो आपका पॉलिटी है, जो हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 17 का वायलेशन करेगा तो उसको हम कितनी सजा देंगे। ये आपका प्रॉपर पॉलिटी बताता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस। और हमें यहां पे जो पढ़ना है वो हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें राज व्यवस्था पढ़ना है। ये तो बात हो गई इसकी। अब बात उठती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जिंदगी में पॉलिटी का क्या प्रयोग है। अगर व्यक्तिगत जिंदगी की बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, तो जैसे आपको पता है आर्टिकल 19 क्या कहता है, आपको पता है आर्टिकल 22 क्या कहता है, आपको पता है आर्टिकल 21 क्या कहता है। ठीक है, अब सपोज करो कि आप कहीं पर घूमने गए, और अगर आप कहीं पर घूमने गए और पुलिस ने आपको रोक लिया, और पुलिस ने जब आपको रोक लिया, आपको पुलिस बोली कि आप वहां नहीं जा सकते हैं। तो आपने पूछा क्यों नहीं जा सकते हैं, तो बोले मर्जी,
हमारी, आप नहीं जा सकते हो। तो यदि आपको अपने अधिकार पता है, आपको यह बात पता है कि आर्टिकल 19 आपको यहां पे स्वतंत्रताएं देता है, राइट टू फ्रीडम देता है, अगर आपको ये बात पता है तो आप उनसे सवाल कर सकते हो, भाई साहब हम कहीं पर भी घूम सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हो, आप हमें रोकते हो जाने से, तो ये आर्टिकल 19 का वायलेशन है। रोकने के भी दो कारण होंगे, एक इंटेंशनली रोकना कि नहीं, पुलिस वाले का मन नहीं कि आप वहां पे जाओ, तो आपको रोक दिया। दूसरा कारण हो सकता है कि भाई आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ आपको समस्या हो सकती है, या फिर उस जगह पर जाना रिस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है। पर अगर उस जगह पर जाना प्रतिबंधित है तो पुलिस सही काम कर रही है। पर कहीं कोई सामान्य सी जगह है, कोई पब्लिक प्लेस है, आप वहां पे जाना चाह रहे हो, पुलिस सबको जाने दे रही है, आपको रोक रही है, तो पुलिस आपके आर्टिकल 19 का यहां पे वायलेशन कर रही है। और अगर पुलिस आपके आर्टिकल 19 का वायलेशन कर रही है तो आप पुलिस को बोल सकते हैं कि इट्स अ वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 19। ठीक, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप, पुलिस ने मना किया, आप वापस आ जाओगे। ठीक, तो व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको ये बात पता है कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, अगर आपको ये बात पता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है अगर इसको वायलेट किया जाता है, तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक, अगर आपको यहां पे ये बातें पता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सके। जैसे आप देखते होंगे गांव देहात वगैरह में कि पुलिस आई और किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम भी नहीं किया है और उसके यहां गलती से पुलिस चली गई, तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि गलती क्या है हमारी, बताइए। और पुलिस ने कहीं कह दिया कि चलो थाने, तो उनको लगता है कि भाई साहब अब तो हमको बस अरेस्ट कर लिया जाएगा, पुलिस ने कह दिया हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, तो चुपचाप चला जाएगा। आर्टिकल 22 कहता है कि देखो, पुलिस आपको तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक आपने कोई ऐसा काम ना किया हो जो नियम के खिलाफ हो। बात समझ आ रही? अगर आपने कोई ऐसा काम किया है, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो यहां पे नियम के खिलाफ है, उस केस में क्या होगा? उस केस में यहां पे आप आर्टिकल 22 जो है, आर्टिकल 22 का यहां पे आप सहारा ले सकते हैं। आप पुलिस से पूछ सकते हैं, देखो आर्टिकल 22 कहता है कि अगर हमें पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है तो हमें कारण जानने का अधिकार है। ठीक, अब अगर आपको यही नहीं पता होगा आर्टिकल 22 क्या कहता है, तो आप तो आराम से चले जाओगे। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बिना किसी ऐसी वजह से जिसके लिए मृत्युदंड ही जरूरी है, आपकी कोई जान नहीं ले सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स अगर आपको जिंदगी में पता है तो आप अपने अधिकारों को ठीक तरीके से समझ रहे हैं। एकेडमिक्स में अगर बात करें तो लोग पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करते हैं, इंडिया की यूनिवर्सिटी है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अगर वहाँ से आपने MA किया है इंटरनेशनल रिलेशंस तो आपकी ठीक ठाक वैल्यू है। ठीक, एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लोग पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करते हैं, PhD करते हैं, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, आप UPSC का एग्जाम ले लो, आप कोई भी स्टेट PSC का एग्जाम ले लो, आप कोई भी वनडे एग्जाम ले लो लाइक SSC, लाइक रेलवे, तो आप यहां पर देखोगे, या कोई सा भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम है, तो आप यहां पर देखोगे कि आपके सभी एग्जाम्स में पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज होता है। दूसरी बात कि अगर आपने यहां पे पॉलिटी ठीक तरीके से समझ ली, अगर आपने यहां पे पॉलिटी ठीक तरीके से समझ ली, तो यकीन मानिए पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर गलती होने के चांसेस सबसे कम रहते हैं। बस
जरूरत होगी कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझें, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानें। जब आप जानोगे तभी आप चीज़ों को कर पाओगे, नहीं जानोगे तो नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट ये है। इज दैट क्लियर? एक चीज़ और समझना। अब अगला सवाल ये है कि पॉलिटी को कैसे पढ़ें। पॉलिटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी तो है ये है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे समझ आएगी? अब देखो यहां पे जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में दो बातें होती है। एक तो फैक्चुअल, तथ्यात्मक बातें होंगी, दूसरी होंगी आपकी एनालिटिकल, जिनको आपकी चीजों को समझना होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको आपको डायरेक्ट यहां पे याद करना होगा। जिन चीजों को आपको याद करना है तो उनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा देयर इज नो एनी अल्टरनेट, इसके अलावा और कोई चांस ही नहीं है कि आपका काम चल जाए। ठीक है, जैसे पॉलिटी में अगर बात करें तो जैसे आर्टिकल्स हैं। अब आर्टिकल्स जो हैं, अब आर्टिकल्स के लिए आप क्या करोगे? आर्टिकल्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। याद करोगे तभी काम बन पाएगा, नहीं याद करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत कर दोगे। तो इसके लिए जरूरी है कि डेली आप यहां पे 5 आर्टिकल्स का टारगेट फिक्स करें कि हमें यहां पे डेली 5 आर्टिकल्स तो याद करने ही करने हैं। अगर आपने डेली 5 आर्टिकल याद किए तो 15 दिन में कितने आर्टिकल हो गए? 75। और 75 आर्टिकल मोर देन सफिशिएंट है। पूरे पॉलिटी पे आपको 75 से ज्यादा आर्टिकल याद रखने ही नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो यहां पे आर्टिकल्स वगैरह जो है उनको आपको याद रखना पड़ेगा। याद करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आप कुछ भी कर लो, चीजें आपको याद नहीं रह पाएंगी। तो इसके लिए आपका रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चीजें तो आपको भूलेंगे ही भूलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर चीजें मुझे नहीं याद रहती। वो सबके साथ होता है। अगर आप पढ़ोगे तो आप भूलोगे, नहीं पढ़ोगे तो सामान्य सी बात नहीं भूलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये कि कैसे पढ़ें। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कंप्लीट करनी होगी। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से मिलेगी? जैसे अब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूंगा। बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो दो तरह की हम लोग क्लास में बातें करेंगे। कुछ फैक्चुअल बातें होंगी, कुछ एनालिटिकल बातें होंगी। तो जो फैक्चुअल बातें होंगी जैसे आर्टिकल्स वगैरह उनको याद करना होगा, और एनालिटिकल बातें जो हैं उनको यहाँ पे समझना होगा। बिना समझे आपका काम नहीं चलेगा और इनको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, इनको यहाँ पे समझना होगा। ठीक, आर्टिकल मेनली आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें पॉलिटी में समझने की है। अगर आप ठीक तरीके से पॉलिटी समझ गए तो यकीन मानिए कि आप अगर 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, तो आप 9 क्वेश्चन तक सही कर पाओगे। और कई बार तो 10 में 10 भी सही कर जाओगे अगर पेपर मॉडरेट आ गया। ठीक, पुस्तकें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसको आपको यहाँ पे समझना होगा। और इसके बाद एनसीईआरटी कौन सी? एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। अगर आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी नहीं समझ आ रही तो नीचे आ जाना, 10th की पढ़ लेना। 10th की नहीं समझ आ रही है तो फिर 9th की पढ़ लेना। 9th की नहीं समझ आ रही है तो 8th की पढ़ लेना। 8th की नहीं समझ आ रही तो 7th नहीं आ रही 6th, और अगर 6th भी नहीं आ रही है तो फिर आपको दोबारा से एलकेजी करने की जरूरत है। ठीक है, बट मेनली आपको यहाँ पे 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ना है। इसके अलावा जब ये आप पढ़ लोगे तो फिर एक बड़ी ही फेमस बुक आती है, लक्ष्मीकांत की बुक। पर ये सारी चीजें आप तब पढ़ना जब एक काम कर लेना, मेरे नोट्स पढ़ लेना। जब आप मेरे साथ क्लास में जुड़े होंगे
तो आप मेरे नोट्स पढ़ लेना। यहाँ पे नोट्स पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें समराइज्ड वे पे आज समझ आ जाएंगी। फिर भी मन कर रहा हो कि बुक्स पढ़ना ही पढ़ना है, दिल कर रहा है अंदर से कि नहीं सर बुक्स तो एक बार पढ़ लेनी चाहिए, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर जाकर आप यहाँ पे इन बुक्स में जाना, ठीक। अदरवाइज मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आप एक ये काम कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, मेरे नोट्स पढ़ लेना। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो स्टेट पीएससी तक का भी अगर आप एग्जाम दे दोगे ना तो आपका काम चल जाएगा, ठीक। स्टेट पीएससी का अगर आप प्री भी दोगे ना तो मेरे नोट से और एनसीईआरटी से इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा, काम चल जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि हमें आखिरकार पॉलिटी पे क्या क्या पढ़ना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक। अभी तक तो सारी बातें हमने कर ली, अब हमें पॉलिटी में पढ़ना क्या होगा। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान आपका कैसे बना, संविधान बनना कैसे बना। तो संविधान बनने के लिए एक असेंबली गठित की गई, उस असेंबली का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान को बनाकर तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब कब उठती है, सबसे पहली डिमांड कब उठी, फिर कब उठी, फिर कब उठी, गांधी जी का क्या रोल था, इन सारी बातों को चलते चलते हम एक मुकाम पे आ जाएंगे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, सवाल उठता है कि सर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो क्यों बनी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपके संविधान को बनाने के लिए बनी। तो अगर कभी पूछा जाए कि संविधान किसने बनाया, तो संविधान को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ये बातें आपको समझनी होंगी। इसके बाद प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना एक तरीके से किसी भी बुक का प्रीफेस होता है। चूंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक बुक है, वो भी एक डॉक्यूमेंट्स है। तो प्रीफेस का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक जब आप पढ़ते हैं तो आपको बुक पढ़ने से पहले उसका प्रीफेस एक बार पढ़ लेना चाहिए। अगर आपने बुक का प्रीफेस पढ़ लिया, कोई नई बुक है, तो आपको ये मोटे तौर पे समझ आ जाएगा कि ये जो बुक बनाई गई है ये किसके लिए बनाई गई है और इस बुक को बनाने का पर्पज क्या था। ये दो तीन बातें आपको यहां पे प्रीफेस से समझ आएंगी। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस पढ़ेंगे, प्रीएम्बल पढ़ेंगे, प्रीएम्बल कहते हैं उसे, जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो हमें ये बात और अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, किसके लिए बनाया गया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या बातें हमें पढ़ने को मिलने वाली हैं, और फाइनली जाकर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हमने यहां पर कब एडॉप्ट किया। ये सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी जब आप प्रीएम्बल पढ़ लोगे। तो ये प्रीएम्बल का रोल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे मोटे तौर पे जब संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आपके 22 भाग थे। बाद में कुछ और भाग जोड़े गए, टोटल आपके 25 भाग हो गए। तो वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन पे 25 भाग है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप 10th क्लास में होंगे तो 10th क्लास में एक साइंस की बुक हुआ करती थी, और जो साइंस की बुक हुआ करती थी, साइंस की बुक 3 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिर पहला वाला जो पार्ट होता था वो फिजिक्स का, दूसरा वाला पार्ट केमिस्ट्री का, तीसरा वाला पार्ट आपका बायो का। फिजिक्स में 4-5-6 चैप्टर होते थे, केमिस्ट्री में 4-5-6 चैप्टर होते थे, और फिर जाके बायो में आपके 4-5-6 चैप्टर होते थे, और इस तरीके से बुक बनती थी। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपके पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट्स के अंदर फिर आपके चैप्टर्स पे डिवाइड किए गए, और चैप्टर्स के अंदर फिर आपकी आर्टिकल्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला वाला पार्ट है, जिसे स्टेट और यूनियन कहते हैं, वो हमें बताता है कि इंडिया में टोटल आपकी कितने स्टेट्स हैं, कितनी आपकी यूटीज हैं, स्टेट और यूटीज को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, किस तरीके से आपके स्टेट और यूटी बने, क्या हम किसी बाहरी राज्य को भारत में शामिल कर सकते हैं, ये सारी बातें, या जो इंडिया के ही स्टेट है क्या उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, या कई सारे स्टेट को हम मर्ज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें बताता है जो हमारा पार्ट 1 है। एक चीज और समझना होगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझेंगे। आप सभी ने सुना होगा कि पाकिस्तान का एक राज्य है जिसका नाम है बलूचिस्तान, और कल को अगर बलूचिस्तान कहे कि हमें भारत का हिस्सा बनना है
तो क्या उसे भारत में एडमिट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, और अगर कोई नया राज्य भारत में शामिल होना चाहे हम उसको शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको यहां पे इस वाले चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जो अगला पार्ट है, पार्ट 2, वो बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में, कि किसी भी व्यक्ति को कैसे नागरिकता दी जा सकती है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, जब देश आज़ाद हुआ 1947 पे, उस समय किन लोगों को नागरिकता दी गई और बाद में किन लोगों को यहाँ पे नागरिकता दी गई। ये तमाम सारी जो बातें हैं ये आपको यहाँ पे पार्ट 2 यानी सिटीजनशिप वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अगला जो पार्ट है, पार्ट 3, वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और जो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात करता है वो हमें बताता है कि आखिरकार जो फंडामेंटल राइट्स है, पहले तो ये समझना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो एक ऐसे अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं, एक ऐसे अधिकार जिनके आधार पर व्यक्ति अपना विकास करता है, और व्यक्ति के विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा, और व्यक्ति विकास नहीं कर पाएगा तो वो कंट्री आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगी। ये सारे मुद्दे, तो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है कि उनको कुछ स्वतंत्रताएं दी जाए, और जो व्यक्ति को स्वतंत्रताएं दी गई वही आपका फंडामेंटल राइट है, जिसे पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डिस्कस किया गया है, जो कि हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया है और जिसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 पे रखा है। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे कि कोई स्टेट जो है वो एक अच्छा स्टेट कैसे बन सकता है, अच्छे स्टेट के बनने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, क्या क्या एलिमेंट्स जरूरी होते हैं, इन बातों को हम यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद अगला पार्ट जो है वो मूल कर्तव्य की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है कि व्यक्ति के, भाई इंसान जो है वो, हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि हम लोग सिर्फ बात करते हैं कि हमें पिताजी की संपत्ति चाहिए, पर हम ये बात क्यों नहीं करते हैं कि भैया पिताजी की संपत्ति तो चाहिए, तो हमारे भी तो कुछ कर्तव्य है पिताजी के प्रति, कि बुढ़ापे में उनकी सेवा करें। सिर्फ संपत्ति हमारा पर्पज नहीं है, उनकी जब बुढ़ापे में सेवा करेंगे तब हमें कर्तव्य है, तब हम कह सकते हैं कि पिताजी की जो संपत्ति है वो हमें मिलनी चाहिए। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप राइट्स के भागीदार तभी हैं, अधिकार के भागीदार तभी हैं जब आप कर्तव्य कर रहे हैं, और यही बातें हमें सिखाता है जो मूल कर्तव्य वाला टॉपिक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या चीज़ें होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेम उपराष्ट्रपति में वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, एज कितनी होनी चाहिए, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कार्य होते हैं, वो सारी बातें। फिर इसके बाद पार्लियामेंट की बात करेंगे। पार्लियामेंट के जो है वो 3 निकायों से मिलकर बनती है, 3 बॉडीज से मिलकर बनती है। कौन कौन सी 3 बॉडीज होती हैं? एक आपकी लोकसभा, राज्यसभा और फिर आपके राष्ट्रपति हैं। तो 3 निकायों से मिलकर बनती हैं, 2 हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा से यहाँ पर मिलकर बनती हैं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय के बारे में। संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनको संविधान में जगह दी गई है, जो जब संविधान बना तो संविधान बनने के समय इनको यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस किया गया था, वो आपके संवैधानिक निकाय हो गए। गैर संवैधानिक निकाय क्या हो गए? गैर संवैधानिक निकाय वो निकाय जिन्हें यहाँ पे बाद में किसी एक्ट के माध्यम से या मिनिस्ट्रियल प्रपोजल के माध्यम से बनाया गया, तो उन्हें हम यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे आप नीति आयोग का एग्जांपल ले लेते हैं, तो नीति आयोग कैसा है? बाद में बना, ठीक, तो वो आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होता है? जैसे यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया। तो ये जो सारे हैं ये आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे जब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो फिर हम यहाँ पे चलेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ, और स्टेट लेजिस्लेचर जब हम पढ़ेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर पे हम चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से आपका स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे बनता है, क्या प्रॉपर यहाँ पे प्रोविजन है स्टेट लेजिस्लेचर बनने का, ये सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, जो स्टेट लेजिस्लेचर बॉडी है
वो ठीक वैसी ही बॉडी है जिस तरीके से सेंटर में आपका पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट पे भी 3 बॉडीज होती हैं, यहां पर भी आपको 3 बॉडीज मिलेंगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और आपका गवर्नर। 2 हाउसेस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 आपको हाउसेस यहां पर देखने को मिलेंगे। ये सारी बातें केंद्र राज्य संबंध, भारत में न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध। केंद्र राज्य संबंध में हम देखेंगे कि जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं वो किस आर्टिकल पे है, क्या प्रोविजन है, उसको देखेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस की हम यहाँ पे बात करेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से इमरजेंसी पावर्स होते हैं। देन यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, संविधान में अब तक कितने इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट संशोधनों की बात करेंगे। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे लोकल गवर्नेंस के बारे में, जैसे आपका ग्राम लेवल पे जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, वो सारी बातें यहाँ पे हम देखेंगे। इसके बाद जो भी चीज़ें मिस हो जाएंगी उसको हम लोग यहाँ पे मिसलेनियस में देखने वाले हैं। तो ये तो रही हमारे सिलेबस की बात। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक और वो हमारा है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के सेशन में इतना ही।